सो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। माय डियर बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, सी व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स दैट आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है। क्लासिफिकेशन अभी कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में एक क्लासिफिकेशन का आपको वैसे ही बता दूंगा। क्लासिफिकेशन की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। हम सीधे शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दैट ऑफ एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो। अनसैचुरेटेड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। 10th में ये चीज पढ़ चुके हो। तो हम शुरू कर रहे हैं एल्केन से। एल्केन्स, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where n starts from 1 onward। यानी अगर पहला एल्केन जानना चाहते हो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो CH4 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बेटा C2H6 आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो C3H8 आएगा। n की वैल्यू 4 पुट करोगे C4H10 आ जाएगा। n की वैल्यू 5 पुट करोगे C5H12 आ जाएगा, सो एंड फोर्थ। ये कंसेक्यूटिव मेंबर हो गए एल्केन की होमोलोगस सीरीज के। मैं यहां पे एक शब्द यूज कर रहा हूं, होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट द हेल इज होमोलोगस सीरीज? देखो बेटा, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है इन विच कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, इसका जनरल फॉर्मूला यही है। यही अप्लाई करके हम सभी मेंबर्स को निकाल सकते हैं। होमोलोगस सीरीज की कुछ विशेषताएं क्या है? नंबर 1, सेम जनरल फॉर्मूला। सबसे पहली बात है जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक। सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, सिमिलर या सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। सेम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, प्रेपरेशन के मेथड जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, ठीक। सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हियर आई एम नॉट यूजिंग सेम वर्ड, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर हुआ करती हैं, ठीक। होमोलोगस सीरीज की एक ये भी विशेषता रहती है। पर खास बात क्या है? खास बात होमोलोगस सीरीज में होती है, ईच कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। ईच consecutive member differs by CH2, यानी 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। जैसे बेटे, अगर मैं इन दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच का डिफरेंस देखता हूं, इसमें कितना फर्क है? इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है कि नहीं? सिमिलरली अगर इस और इसकी बात करूं तो इसमें कितना फर्क है? CH2 का फर्क है, इसमें CH2 का फर्क है। तो सभी जगह पे यहां पे हर कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का फर्क है। और CH2 का अगर मोलर मास निकालते हो, कार्बन का 12 होता है बेटे, और हाइड्रोजन का 1 × 2 दैट इज 14। तो हर कंसेक्यूटिव मेंबर में 14 का फर्क होता है। ऐसे सभी चीजों की अपनी होमोलोगस सीरीज होती है। एल्केन की अलग, एल्कीन की अलग, एल्काइन की अलग, एल्काइल हैलाइड की अलग, एल्कोहल्स की अलग, सभी की अपनी अपनी होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज मैंने बोला एक ऐसी सीरीज जिसमें हम वो मॉलिक्यूल्स रखते हैं, वो कंपाउंड्स रखते हैं जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, और हर एक कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर होता है। 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का फर्क होता है, ठीक। तो ये मैंने होमोलोगस सीरीज करवाई थी एल्केन की। इसके आगे पुट करते जाओगे तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज आती चली जाएगी।
तो हमारी आज की स्टडी जो है वो एल्केन की प्रिपरेशन से होगी, ठीक, कि हम एल्केन प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर एल्केन्स इन लेबोरेटरी और सो इन यू कैन से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बहुत साल पहले एक थ्योरी हुआ करती थी जिसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई एक स्पेशल वाइटल फोर्स की जरूरत होती है जो कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सिर्फ लिविंग बीइंग ही बना पाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब ये है, ऑर्गेनिक यानी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग से। जो कंपाउंड लिविंग बीइंग से बनते हैं उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा करते हैं, खासकर उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो हम ये कह रहे थे कि ये सब के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत है, एक मिस्टीरियस से फोर्स की जरूरत है जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होती है, हमारे पास बाहर नहीं होती, इसलिए हम बाहर कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं पाते। बहुत साल पहले ऐसा सोचा जाता था। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोलर। वोलर ने पहली बार यूरिया को लेबोरेटरी में बनाया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज कॉल्ब। कॉल्ब ने एसिटल्डिहाइड इथानल को लेबोरेटरी में बनाया, एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में बनाया। तो हमें समझ में आ गया कि कोई वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइटल सोच की जरूरत है। ठीक, सिर्फ हमें सोच चाहिए, हमें कोई ऐसी मिस्टीरियस सी फोर्स नहीं चाहिए। तो उसके बाद सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाने धीरे धीरे हमने शुरू कर दिए। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत इजीली लेबोरेटरीज में बना सकते हैं, और इसी को लेके हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। देखो बेटा, एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, दो मैं यहां पर एल्केन्स की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एल्केन्स की बात कर रहा हूं, पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, यहां पे अगर कोई रिएक्शन मेरे को कोई और मिलता है जिसमें एल्केन नहीं पर लगभग ऐसा ही है, तो वो मैं साथ में बताता हुआ चलूंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जो चीज आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक, फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे इसको फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं बेटा? अगर किसी एल्केन का कोई कार्बन हम हैलोजन से रिप्लेस कर दें, RX, where X is a halogen, where X is halogen, हम कोई हाइड्रोजन एल्केन का किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। बेटा, अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली कॉल्ड एज सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट्री। सिंथेटिक टूल्स in the hand of chemist, in the hand of chemist। क्यों? इसके इतने रिएक्शंस होते हैं और इजी होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक, इसलिए जनरली इसको बोल दिया जाता है सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। तो हमारी जब भी कोई चैप्टर में पहली प्रिपरेशन होती होगी ना, तो हमेशा एल्काइल हैलाइड से ही होती होगी। समझ में आई? क्योंकि इससे बहुत सारे रिएक्शन हमारे को मिल सकते हैं। अब इसमें जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं, सबसे पहला मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन, एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। देखो बेटा, ध्यान से समझना, मैं सिर्फ यहां पे तुम्हें वुड्स रिएक्शन ही नहीं, उसकी मॉडिफिकेशंस भी यही समझाऊंगा कि वुड्स रिएक्शन में और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, भले उससे एल्केन बने ना बने। अपन तो सिर्फ वुड्स रिएक्शन की मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है, हमें रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक, तो देखो बेटे, जब भी कोई रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं दो चीजों से रिएक्शन को करवाता हूं। ईदर वी विल डू मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की रिएक्शन हुआ कैसे, और वी विल डू अ शॉर्ट ट्रिक, या हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे या मैकेनिज्म करेंगे। देखो बेटा, मैकेनिज्म की वहां जरूरत होती है जहां कोई अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट आ सके, जहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो नॉर्मली हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैकेनिज्म की जरूरत होती है, अदरवाइज मैकेनिज्म की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक, जो चीजें जहां पे अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं आते वहां हम इजीली ट्रिक के थ्रू कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि स्मार्ट वर्क पेज मोर देन दैट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक, तो जैसे वुड्स रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म नहीं, हम इसको ट्रिक से करेंगे। ठीक, क्योंकि इसके दो मैकेनिज्म है, पर हम इसको ट्रिक से करेंगे। देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन में सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको सोडियम पाउडर में हीट करते हैं। अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पाउडर। जैसे अल्काइल हैलाइड मैंने लिया RX, वेयर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। जनरली हम फ्लोरीन नहीं लेते, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेते, प्रेफरेबली ब्रोमीन एंड आयोडीन लेते हैं। क्यों बेटा? देखो, फ्लोरीन जो है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, टूटने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मोर ओवर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं कई बार एक्सप्लोसिव होते हैं, तो फोटो पे हाथ चढ़ सकता है। इस वजह से बेटा हम जनरली फ्लोराइड्स नहीं लेते कहीं पर। क्लोराइड भी ले सकते हैं, अच्छे रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड सबसे रिएक्टिव होते हैं। सबसे इजीली रिएक्शन किस पे होता है? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पे। तो जनरली हम ब्रोमाइड आयोडाइड यूज कर लेते हैं, बट यहां कोई भी हैलाइड लिया जा सकता है। और साथ में हमने लिया सोडियम पाउडर। सोडियम पाउडर, देखो बेटे, जो हैलाइड मैंने इधर लिखा वही हैलाइड मैंने यहां पे भी लिख दिया, क्योंकि हमने कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी लेना है बेटा, हमने तो एक सैंपल लेना है ना यार। उस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब पहला ट्रिक समझ लेना, जिंदगी में कहीं पे मेटल देखो और हैलोजन देखो, तो सबसे पहला काम क्या करना, मेटल का हैलाइड बना के बाहर निकाल देना। क्योंकि मेटल अगर मजनू है तो लैला उसकी हैलोजन है। समझ में आई? क्यों? एक मेटल और एक बहुत अच्छा नॉन मेटल, इससे ज्यादा दोस्ती किसकी बन सकती भाई? मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाला और हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेने वाले। देने वाले भी उतना इजी दे रहे हैं, लेने वाले भी उतने इजी ले रहे हैं, तो भाई दोस्ती पक्की है। इसलिए याद रखना, मेटल मजनू, हैलोजन उसकी लैला। तो जब कभी भी ये दोनों मिले तो इनको निकाल के पार्क में बिठा देना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमें मेटल भी दिखाई दिया और हमें हैलोजन भी दिखाई दिया, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मेटल के हैलाइड को निकाल के बाहर फेंक देंगे, पार्क में बिठा देंगे। ठीक, और हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? देखो, ये टूट गया, क्या बचा? R से R, तो R के साथ क्या जुड़ गया? R जुड़ गया बेटा जी, और साथ में बाहर क्या निकला? NaX। इस रिएक्शन में हम ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्यों बेटा? सिंपल बात है, ये नॉन पोलर है कि नहीं? अरे यार, कार्बन से कार्बन का बॉन्ड इज नॉन पोलर ना, और ये पोलर है, तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए हमने एक नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जिससे इजीली सेपरेट आउट हो सके। समझ में आई? क्योंकि नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर एंड पोलर विल नॉट डिसॉल्व, तो इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। इसलिए हम ड्राई ईथर को एज अ सॉल्वेंट यहां यूज कर लेते हैं। ये सबसे पहला रिएक्शन इस पे कर रहा हूं, वुड्स रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज वुड्स रिएक्शन। अगर दो अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड हमने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पाउडर एंड हीटेड, तो क्या होगा? NaX will be given off and we will get alkane. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या हुआ? CH3CH2Br, और कहा इसको सोडियम पाउडर का हीटो, तो आपने क्या करना है, ये इथाइल ब्रोमाइड यहां पे भी लिख देना है। ठीक है जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा जी यहां से इसको बाहर निकालेंगे, किसको? NaBr को। बचेगा क्या हमारे पास? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, और साथ में क्या निकला बेटे? 2NaBr। बेटा हमेशा एक आदत बनानी है। आदत क्या बनानी है? कभी भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे, सबस्ट्रेट जो है यानी रिएक्टेंट जो है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी, ये भी इथाइल ब्रोमाइड है, और जो प्रोडक्ट है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे यहां पे क्या बना? ब्यूटेन।
उससे क्या होता है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको पता चल जाता है। अब वहां पे लिख के दिया इथाइल ब्रोमाइड, सर ने यहाँ करवाया था CH3 CH2 Br, अब आपको याद ही नहीं आया वो इथाइल ब्रोमाइड होता है ना। तो वो आदत पहले से डालनी है, हर रिएक्टेंट के नीचे उसका नाम, हर प्रोडक्ट के नीचे उसका नाम। मैं लिखूं ना लिखूं, तुमने लिखना है। गॉट इट? मैं दोबारा ये बात रिपीट नहीं करूंगा, मैं लिखूं ना लिखूं, तुमने जरूर लिखना है, नहीं तो तुम्हें पेपर में समझ नहीं आएगा क्या दे रखा है। ये तो इजी चीजें हैं, कई बार मुश्किल नाम होते हैं, अब हमारे को नाम ध्यान में नहीं रहते हैं तो हमारा रिएक्शन गलत हो सकता है, या हमें नहीं भी आ सकता है। तो अगर हमने ऑलरेडी इसको आदत बना लिया तो हमें याद रहेगा कि इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। क्लियर? तो वुड्स रिएक्शन में दो अल्काइल हलाइड, एक ही तरह का अल्काइल हलाइड है, उसको सोडियम पाउडर में हीट किया और उसका हैलोजन निकाल करके आपस में जोड़ दिया, ये वुड्स रिएक्शन हो गया। बोलो, इज इट क्लियर? देखो, देयर इज नो नीड ऑफ इट्स मैकेनिज्म एट ऑल। इसके दो मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑर्गेनोमेटालिक मैकेनिज्म। अभी साइंटिस्ट को पक्का श्योर नहीं इन दोनों में से कौन सा बेटर मैकेनिज्म है, ठीक? तो हमें क्या श्योर होगा? तो इसलिए अभी मैकेनिज्म किसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आता ही नहीं है, ठीक? तो इसको सीधे ट्रिक से कर लिया। लेकिन अब ये जो वुड्स रिएक्शन है, अब हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस। वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया सभी को? yes, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन में सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, वी कैन नॉट फॉर्म मीथेन, वी कैन नॉट फॉर्म मीथेन आउट ऑफ इट, मीथेन आउट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते। देखो बेटा, यहां देखो, ये एक तरह की डायमराइजेशन है, दो चीजें जुड़ रही हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते आधा कार्बन एक साइड ले ले, आधा कार्बन एक साइड ले ले, कैसा हो सकता है? तो इस वजह से इससे मीथेन कभी भी नहीं बनती। यहां मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, हमें ज्यादा बेटर ये लिखना चाहिए, मीथेन यहां पे लार्ज प्रोपोर्शन में नहीं बनती, अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी मीथेन बनती है, ठीक, बट इससे कोई लार्ज प्रोपोर्शन, दिस इज नॉट द मेथड टू फॉर्म मीथेन। क्लियर? वो थोड़ा बहुत एक छोटा सा पोर्शन कभी बन जाता है, अदरवाइज मीथेन वुड्स रिएक्शन में नहीं बनती। ये पहली लिमिटेशन हो गई। क्लियर? अब मीथेन के सपने तो देखे हैं ना हमने, वो इससे नहीं बन रही। हम चाहते तो है मीथेन बनाना, पर वो इससे नहीं बन रही, तो इसकी लिमिटेशन हो गई ना। एक दूसरी लिमिटेशन देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां से वुड्स रिएक्शन से हम ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन नहीं बनाते। वी शुड नॉट फॉर्म alkanes with odd number of carbon from वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से हम ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन कभी नहीं बनाने की कोशिश करते। क्यों बेटा? थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम वुड्स रिएक्शन से कोई ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन क्यों नहीं बनाते? मान लो मुझे प्रोपेन बनाना है, मान लो मुझे क्या बनाना है? प्रोपेन, और मेरा मन भी यही है कि मैं वुड्स रिएक्शन से ही बनाऊं फॉर प्रोपेन, ठीक? प्रोपेन ऑड नंबर कार्बन वाला है। अब क्या ऐसा कर सकते हो बेटा 1.5 कार्बन ले ले, 1.5 कार्बन नहीं ले सकते ना भाई? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक साइड तो लेना पड़ेगा मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरी साइड लेना पड़ेगा इथाइल ब्रोमाइड, यानी दो अलग अलग हैलाइड लेने पड़ेंगे। आपने पीछे वुड्स रिएक्शन में सेम हैलाइड लिया था दोनों साइड, यहां पे अलग अलग हैलाइड लेने पड़ेंगे कि नहीं? अब उसको ड्राई ईथर में डाल तो दोगे और रिएक्शन करवा भी दोगे, यहां से इसको निकाल देना लैला मजनू पार्क में, और हमारे पास बचेगा क्या? CH3 CH2 CH3। प्रोपेन बन गया ना सर? अभी आपने बोला प्रोपेन बना नहीं सकते। देखो बेटा, हमने प्रोपेन तो बना दिया, पर यहां एक दिक्कत आ गई।
क्या हम इसका एक ही मॉलिक्यूल डालेंगे यार? हमें तो सैंपल डालना है। उस सैंपल के अंदर और भी तो मिथाइल ब्रोमाइड होंगे कि नहीं होंगे? अगर और मिथाइल ब्रोमाइड हुए तो होगा ये कि ये वाला NaBr निकल के हमारे पास ये CH3 भी तो जुड़ सकते हैं, है ना बेटा? और उससे हमारे पास इथेन भी आ जाएगा, उससे हमारे पास इथेन भी आ जाएगा। फिर हम क्या ये भी एक ही मॉलिक्यूल डालेंगे? नहीं ना, इसका भी तो सैंपल यूज करेंगे। अगर इसका सैंपल यूज करता हूं C2H5, ठीक, और होगा क्या कि अब आप ये भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। हम सोडियम कौन सा एक डालने वाले हैं यार, सोडियम का भी तो सैंपल होगा। तो एक चीज और बन जाएगी, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी वी विल बी गेटिंग अ मिक्सचर। हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर मिलने से क्या होगा बेटा? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, so they are very difficult to separate. So they are very difficult to separate. They are very difficult to separate. तो बच्चों इसको सेपरेट करना मुश्किल है, इस वजह से हम ऐसा पंगा ही क्यों लेंगे जिससे बाद में हमें पता चले प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, है ना? सेपरेट करना ही मुश्किल हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। इसलिए ऑड नंबर कार्बन वाला एल्केन इससे प्रेफरेबली हम नहीं बनाते हैं। बोलो, इज दिस लॉजिक क्लियर? ओके। नाउ एक तीसरी बात हम पढ़ेंगे, तीसरी लिमिटेशन इसकी पढ़ेंगे। तीसरी लिमिटेशन, वी कैन नॉट फॉर्म CH3C CH3 यहां पे CH3 इस तरह का एल्केन, वी कैन नॉट फॉर्म दिस फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। ठीक, वी कैन नॉट फॉर्म दिस बाय वुड्स रिएक्शन। नो, व्हाई वी कैन नॉट फॉर्म दिस बाय वुड्स रिएक्शन? क्या वजह हो सकती है? देखो बेटा, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो हम यहां पे आपको बताना चाह रहे हैं रेट्रो एनालिसिस ऑफ वुड्स रिएक्शन। व्हाट द हेल इज रेट्रो एनालिसिस? बेटा, रेट्रो एनालिसिस का मतलब है दो बच्चे खड़े कर दिए, बोलो इनके पेरेंट बताओ। मतलब दो प्रोडक्ट बता दिए और प्रोडक्ट से बोला कि किस रिएक्टेंट से बने ये बताओ। कोई प्रोडक्ट बता दिया, उस प्रोडक्ट का पेरेंट पूछा। जैसे आपको ये बोल दिया कि फ्रॉम वुड्स रिएक्शन दिस हैज बीन फॉर्म्ड, दिस इज फॉर्म्ड, predict the reactant। आपने रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करना है, इसको रेट्रो एनालिसिस बोलते हैं। और वुड्स रिएक्शन की रेट्रो एनालिसिस छोटे बच्चों वाली है, बहुत इजी है, करना कुछ भी नहीं है। आपने इसको इक्वल पार्ट में काट देना है, आपने इसको इक्वल पार्ट में काट देना है और एक एक्स यहां लगा देना है, एक एक्स यहां लगा देना है। ठीक है भाई? तो इसका मतलब जो उसका पेरेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा? वो रहा होगा CH3 CH2X। X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? नहीं आया तो देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास कल को ऐसे वाला प्रोडक्ट दिया है और बोला इसका रिएक्टेंट बताओ जी, वुड्स रिएक्शन में इसका रिएक्टेंट बताओ, वुड्स रिएक्शन से हमने इसको बनाया था, इसका रिएक्टेंट बताओ। व्हाट यू विल डू? इक्वल पार्ट में काटा, यहां लगाया x और यहां लगाया x। सो व्हाट शुड बी द पेरेंट ऑफ दिस? इसके साथ जुड़ेगा ना ये, तो हमारे पास बनेगा CH3, CH के साथ क्या जोड़ेंगे? X,
और उसके बाद आगे क्या होगा, CH3, तो ये बनेगा हमारे पास। बोलो रेट्रोएनालिसिस क्लियर? इक्वल पार्ट में काट के XX शेप देने का। अब मान लो जो मैंने लिमिटेशन आपसे बताई, जो लिमिटेशन आपको बताई कि मुझे ये बनाना है फ्रॉम दैट ऑफ वुड्स रिएक्शन, मुझे ये बनाना है फ्रॉम दैट ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो अगर ये वुड्स रिएक्शन से मैं बना पाता हूं, जबकि मैंने बोला ये बना नहीं सकते, बना पाता हूं, तो इसका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट ये होना चाहिए, यहां से हम काटेंगे, यहां X लगाएंगे, यहां X लगाएंगे, सो व्हाट वी नीड इज CH3C CH3 CH3X, ठीक? हमें ये चाहिए दोनों साइड, हमें ये चाहिए दोनों साइड, है ना बेटा? दिस अ टर्शरी हैलाइड, ये क्या है? टर्शरी हैलाइड है। अब टर्शरी हैलाइड जो होता है ना बेटे, बेसिकली बेस की प्रेजेंस में आपस में ऐसे दो टर्शरी ग्रुप नहीं जुड़ सकते ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनकी आपस में क्या होगी? हिंड्रेंस। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये आपस में जब भी पा ही नहीं पाएंगे भाई। दो सुमो पहलवान आपस में जब भी पा सकते क्या? नहीं ना, पेट अड़ेगा भाई, दूर दूर से यूं करना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे ये दो सुमो हैं, ये आपस में जब भी नहीं पा सकते हैं। तो एक तो बात ये स्टीरिक रीजन की वजह से ये आपस में जुड़ नहीं सकते। दूसरी बात, टर्शरी हैलाइड प्रेफर्स एलिमिनेशन इन अ प्रेजेंस ऑफ बेस। टर्शरी हैलाइड में बेस की प्रेजेंस में, जैसे यहां सोडियम, सोडियम इज अ मेटल एंड मेटल जनरली एक्ट एज अ बेस। बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और मेटल कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, खास करके सोडियम। सोडियम तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है भाई, सो इट कैन एक्ट एज अ बेस। एंड टर्शरी हैलाइड्स प्रेफर्स एलिमिनेशन, इससे एलिमिनेशन हो जाती है। टर्शरी हैलाइड्स प्रेफर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब दो चीजें टूटेंगी, यहां से X और यहां से हाइड्रोजन, और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है लाइक दिस। यहां से हैलोजन निकला, यहां से H निकला, डबल बॉन्ड आ गया, ये एलिमिनेशन हो गई दोस्तों, एलिमिनेट हो गया। क्या एलिमिनेट हो गया? एक H और X, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बाहर निकल गए। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह का एल्केन हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके लिए हमें ऐसा हैलाइड चाहिए, टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड में एक तो दे प्रेफर एलिमिनेशन, तो उसमें ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, जनरली ये जो मैंने बोला ना, इसके दो मैकेनिज्म है, ईदर बाय फ्री रेडिकल और बाय ऑर्गेनोमेटालिक। उसमें टर्शरी ग्रुप आपस में ज्वाइन नहीं कर पाते ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस, बल्कि ग्रुप की हिंड्रेंस की वजह से। याद रखना, दो सुमो पहलवान जब भी नहीं पा सकते हैं, उनका पेट अड़ेगा भाई। तो यहां पे ये दो सुमो आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते, इसलिए ऐसे वाला एल्केन कभी भी हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। तो बोलो तीनों, वुड्स रिएक्शन क्या होता है? इज इट क्लियर? और वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या होती हैं? इज इट क्लियर? वुड्स रिएक्शन कैसे बताना है? क्लियर है? पर हम यहां पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या हुई? सी बेटा, अब हम मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। मॉडिफिकेशंस, चूचू करने वाले तेरा मुंह काला। मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन में सबसे पहले तो हमने पढ़ा अभी ना वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या था भाई? व्हाट वाज वुड्स रिएक्शन? हमने बोला वुड्स रिएक्शन में दो अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड तो एक ही लेते हैं, दोनों सेम होते हैं दोनों साइड, उसको हमने सोडियम पाउडर के साथ रिएक्टा और यहां से इसको बाहर निकाला, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमने बना दिया एल्केन R से R, और बाहर निकला NaX। ये था वुड्स रिएक्शन। इसमें बेटे यहां पे भी हमने क्या यूज किया? अल्काइल हैलाइड, और दूसरी साइड भी क्या यूज किया? अल्काइल हैलाइड।
तो अगर दोनों साइड एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन हो गया। अब इसकी पहली मॉडिफिकेशन देखते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, माइंड इट इज नॉट फिटिंग, ये कहीं फिट नहीं हो रहा है, फिटिग है, एन नहीं लगाया बीच में मैंने, इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या होता है ये, देखो बेटे, एक अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन। एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड, दूसरा एराइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड दूसरा एराइल हैलाइड। इसको आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटे अगेन से यहां से ये निकाल देना और हमारे पास आर के साथ क्या जुड़ गया, बेंजीन रिंग। यानी अगर दो अल्काइल हैलाइड थे तब तो वुड्स रिएक्शन था, एक अल्काइल और एक अराइल हैलाइड था तो वुड्स फिटिग रिएक्शन था। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैंने बोल दिया मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद ब्रोमोबेंजीन, किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पाउडर, ब्रोमोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पाउडर, ठीक, और साथ में लिया ड्राई ईथर, तो हमने यहां से बाहर क्या निकाला प्यारे बच्चों, NaBr, और बना क्या, टोलुइन, टोलुइन, ठीक। मैंने बोला आदत क्या डालनी है भाई, यहां लिखना है क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, और यहां क्या लिखोगे, ब्रोमोबेंजीन, ये आदत जरूर डालनी है। और यहां क्या बन गया, टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं, CH3 के साथ बेंजीन रिंग। तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया, बोलो क्लियर। पर सर एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर आपने पहले बोला था अगर हम मिक्सचर डालते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है ना, अब इसमें भी तो मिक्सचर डाला है, क्या ऐसा नहीं होगा कि आर से आर जुड़ेगा और बेंजीन से बेंजीन जुड़ेगा? हम एक मॉलिक्यूल तो नहीं डाल रहे हैं, सैंपल डाल रहे हैं ना भाई। जैसे प्रोपेन के केस में समझाया था तुम्हें कि मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड, तो यहां पे भी मिक्सचर बनना चाहिए। यस, हम कौन सा एक ले रहे हैं, तो यहां हो सकता है आर से आर भी जुड़ जाए, यानी ये आपस में रिएक्ट कर जाए, और ये हो सकता है बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग भी जुड़ जाए, यानी ये भी आपस में रिएक्ट कर जाए। जैसे इस केस में ऐसा भी तो होता है मिथाइल ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट कर जाए, तो हमारे पास टोलुइन के साथ साथ CH3 भी बनेगा, बनेगा कि नहीं? हम कौन सा एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं यार, ठीक, और ये आपस में भी जुड़ जाए तो ऐसा भी तो बनेगा जिसको बोलेंगे बाईफिनाइल। क्या बोलेंगे? बाईफिनाइल, दो फिनाइल रिंग जुड़े तो बाईफिनाइल। तो यहां पे मिक्सचर बनेगा, बट इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है बेटा। देखो कहां एक बेंजीन रिंग, कहां दो बेंजीन रिंग, कहां बेंजीन रिंग है ही नहीं, तो प्रॉपर्टीज का फर्क है ना। सो दे कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन बी सेपरेटेड इजीली, सेपरेटेड इजीली। इसलिए वुड्स फिटिग रिएक्शन की सिंथेटिक यूटिलिटी होती है, वुड्स फिटिग रिएक्शन की सिंथेटिक यूटिलिटी होती है। बोलो क्लियर? समझ में आया? बना तो मिक्सचर ही, और हमने बनाया भी किसके लिए? हमने इसके लिए बनाया, हमने इसके लिए तो बनाया ही नहीं, ये तो वुड्स रिएक्शन से ले सकते थे, है ना भाई। हमने तो इसी के लिए बनाया, इसलिए कभी प्रोडक्ट पूछेंगे तो यही लिखेंगे, बाकी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट पूछेंगे तो यही लिखेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक रिएक्शन नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड, व्हाई? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मेनी ऑफ देम वी डू नॉट राइट, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक रिएक्शन को कभी बैलेंस करने की लोड़ नहीं है, प्रोडक्ट बताओ छुट्टी। समझ में आई बात? तो वुड्स रिएक्शन की पहली मॉडिफिकेशन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, समझ में आया?
बोला दो अल्काइल हैलाइड जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? वुड्स रिएक्शन। एक अल्काइल एक अराइल तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब तीसरी मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं इसी बात पे। तीसरी मॉडिफिकेशन होगी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन देखो, दो अल्काइल हैलाइड्स तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल एक अराइल वुड्स फिटिक रिएक्शन, और दोनों ही एराइल हैलाइड्स, दोनों ही एराइल हैलाइड्स, दोनों ही एराइल हैलाइड्स, ठीक, तो भैया वो फिटिक रिएक्शन, ठीक, ड्राई ईथर। तो अब यहां पे बायफिनाइल बन गया, ठीक, बायफिनाइल बन गया, ये फिटिक रिएक्शन हो गया, ठीक। अगर हमने एराइल हैलाइड में एराइल हैलाइड ही डाला है, ठीक, एराइल हैलाइड को एराइल हैलाइड के साथ ही रिएक्ट करवाया है, तो सिंपल बात, दो अल्काइल हैलाइड तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल एक एराइल वुड्स फिटिक, और दोनों एराइल तो फिटिक। यानी इसको ऐसे सिंपल याद रखते हैं कि अल्काइल के लिए हम वुड्स शब्द यूज करते हैं और बेंजीन के लिए फिटिक शब्द यूज करते हैं। अगर दोनों ही अल्काइल है तो सिर्फ वुड्स रिएक्शन है, एक अल्काइल अराइल है तो वुड्स भी है फिटिक भी है तो वुड्स फिटिक है, और अगर दोनों ही क्या है हमारे पास अराइल तो वुड्स है नहीं, फिटिक फिटिक है तो फिटिक रिएक्शन है। बोलो क्लियर? तो तीनों समझ में आए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी हमने हैलोजन वाला कंपाउंड चेंज किया। यार क्या हम सोडियम ही ले सकते जिंदगी में? हमारी जिंदगी में सोडियम के अलावा कुछ और हो नहीं सकता? मेटल तो कई हो सकते हैं। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, हम मेटल को चेंज करके देखते हैं, शायद कोई और मॉडिफिकेशन भी हमारे सामने आए, ठीक। तो मेटल को चेंज किए, हमने लिया तो अल्काइल हैलाइड ही, पर मेटल ले लिया जिंक। मेटल का ले लिया जिंक, सोडियम को रिप्लेस कर दिया बाय जिंक, ठीक है बच्चों। देखो एक बात और कान में डाल लो, ये छोटे छोटे टोटके जो है ना, ये अपने दिमाग में रखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पानी की तरह आ जाएगी। जिंक कभी भी देखो ना, जिंक का काम ही एक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना, इसका कोई काम ही नहीं है। ये बहुत तगड़े वाला मजनू है, ठीक, इसका काम ही सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना। समझ में आई? तो भैया जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक। तो यहां से इसने क्या किया, हैलोजन को निकाल दिया और बना क्या? R से R और ZnX2। इज दिस द मॉडिफिकेशन? पर इसको वुड्स रिएक्शन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वुड्स रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम की प्रेजेंस में। याद रखें, नेम्ड रिएक्शन जो होते हैं ना, उसमें वही रिएक्टेंट्स वगैरह यूज करने होते हैं जो साइंटिस्ट ने किए थे, हम अपनी मर्जी से उसमें यूज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? तो सोडियम के साथ था वुड्स रिएक्शन, जिंक के साथ हम थोड़े फ्रैंक हो गए तो इसलिए हमने फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोल दिया इसको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो बेटे अगली मॉडिफिकेशन आ गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर हमने क्या यूज किया? जिंक यूज कर दिया इन प्लेस ऑफ सोडियम, सो दैट बिकम्स फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बट इट सफर्स द सेम लिमिटेशंस, इट सफर्स द सेम लिमिटेशंस, है ना भाई? क्योंकि वही है, ये सिर्फ मेटल ही चेंज किए हो तो बाकी सब कुछ तो वैसा ही है, तो प्रॉब्लम तो वही रहेगी, ठीक। अब देखो बेटे एक और काम करते हैं, हमने फिटिक रिएक्शन पढ़ा था, फिटिक रिएक्शन कौन सा था? 2 अराइल हैलाइड लिए थे। अब अराइल हैलाइड मैंने ले लिया स्पेसिफिकली आइडोबेंजीन। क्या ले लिया? आइडोबेंजीन, स्पेसिफिकली आइडोबेंजीन ले लिया। क्यों? इसका रिएक्शन आसान होगा। और इसमें जिंक की जगह मैंने कॉपर ले लिया। जिंक की जगह क्या ले लिया? कॉपर। कॉपर इज अगेन अ मेटल और नॉट? बात तो वही रह गई, कोई नई चीज आई क्या? प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो, तो यहां से इसको बाहर निकालो, ठीक। प्रोडक्ट क्या बना? बायफिनाइल। क्यों जी? तो देखा जाए तो हमारा उल्लू बनाई जा रही है मेटल को चेंज करके, है ना?
तो इसका नाम ही रख दो अल्मेन रिएक्शन, उल्लूमेन रिएक्शन, अल्मेन रिएक्शन। तो अगर हमने कॉपर यूज कर लिया विद आयोडाइड, बेंजीन आयोडाइड या आइडोबेंजीन, तो अल्मेन रिएक्शन। अभी 5 रिएक्शन करवाए, बोलो कौन कौन से? वुड्स रिएक्शन, 2 अल्काइल लाइड विद सोडियम, वुड्स फिटिक रिएक्शन, अल्काइल लाइड एंड अराइल लाइड विद सोडियम, फिटिक रिएक्शन, अराइल लाइड विद सोडियम, जिंक के साथ फ्रैंकलाइड, और अगर स्पेसिफिकली आयोडाइड विद कॉपर, अल्मेन रिएक्शन। बेटा यहां तक क्लियर? खत्म है। हाँ जी, सॉल्वेंट इसमें वैसे ही कोई नॉन पोलर डालने का। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो चलो एक और मॉडिफिकेशन हम करते हैं, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्या? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। सी यानी देखो, मेरे पास ये कंपाउंड है जी, मेरे पास ये कंपाउंड है और इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया भाई। सोडियम तो क्या करेगा? हैलोजन को निकालेगा। भैया इसको तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहां फ्री है ना जी, तो ये आपस में जुड़ सकते कि नहीं? तो ये आपस में जुड़े तो जो प्रोडक्ट बना वो ऐसा बना, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। कैसा बना? बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया कि नहीं हो गया? इज दिस इन द सेम मॉलिक्यूल और नॉट? सो इसको इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन बोल दिया गया। दिस कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। लेकिन कई लोग इसको ना जबरदस्ती आगे बढ़ाते हैं। मैं बढ़ा के दिखा देता हूं, पर वैसे उल्लू ही बनाया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। कई लोग ना इसको जबरदस्ती बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर 1 इक्विवेलेंट होगा तो ये बनेगा। बोलते हम इसका 2 इक्विवेलेंट ले लेते हैं। 2 इक्विवेलेंट अगर लेंगे, ध्यान देना प्लीज, तो उनका कहना यह है कि अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट लिया तो 2 इक्विवेलेंट्स को मैं ऐसे शो करूंगा जी, 2 इक्विवेलेंट्स, ठीक, सोडियम के साथ। तो कहते हैं जी यहां से इसको निकालो, ठीक, और इन दो को आपस में जोड़ दो। तो कह देते हैं कि यहां प्रोडक्ट ये बनेगा। कहते हैं 2 इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट ये बनेगा और 1 इक्विवेलेंट का ये बनेगा। यार उन मूर्खों को पूछो कि भैया 1 इक्विवेलेंट मतलब एक ही मॉलिक्यूल, क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता था? बड़े सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, तो क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था भाई। ये तो जबरदस्ती बात को बढ़ाना है ना, अपनी सुपर वो दिखानी कि मैं बहुत भयंकर पढ़ाता हूं कि 1 इक्विवेलेंट को 2 इक्विवेलेंट कर दिया तो ऐसा, मैं बोलूं 3 इक्विवेलेंट कर दिया तो तीसरा भी लगा दो, 4 इक्विवेलेंट कर दिया तो चौथा भी लगा दो। अरे भैया 2 इक्विवेलेंट के अंदर भी तो बड़े सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो ऐसे भी रिएक्ट करेंगे, वो ऐसे भी रिएक्ट करेंगे। तो एटलीस्ट मूर्ख तो मत बनाओ ना। पर चलो, कभी किसी ने ऐसे ने पेपर ही डाल दिया मान लो और लिख दिया 2 इक्विवेलेंट, तो अब हमारे को पता तो है, मन में भले बोल लेंगे लड्डू ने किया है ना, पर पता तो है ना कि अगर 1 इक्विवेलेंट लिखा तो उसका मतलब ऐसे, और 2 इक्विवेलेंट बोला है, स्पेसिफिकली लिख के दिया है तो ऐसे। बोलो क्लियर? हालांकि दोनों में दोनों बनने। अब इसमें होशियार चंद एक और होशियारी डाल देते हैं। क्या कहते हैं जी? लो और पकड़ो, लो जी, एक साइड क्लोरीन एक साइड ब्रोमीन, बोलता जी ऐसे डाल दिया मैंने, और यहां पे लिख दिया सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है जी, ऐसा कर दिया। अब फिर नीचे लिख दिया जी 1 इक्विवेलेंट, वही गधों वाली बात है ना। तो क्या किया? बोला जी 1 इक्विवेलेंट ही है ना, तो इसको भी निकाला और इसको भी निकाला और आपस में जोड़ के कंपाउंड तो वही बना, कंपाउंड तो वही बना, 1 इक्विवेलेंट के लिए तो वही बना।
अब चाहे ब्रोमीन होता, क्लोरीन होता, दोनों साइड ब्रोमीन होता, दोनों साइड क्लोरीन होता, एक साइड ब्रोमीन, एक साइड क्लोरीन, एक साइड ब्रोमीन, एक साइड आयोडीन, सब जगह ऐसे ही। पर ना ऐसे होशियारी बताते हो, फिर एक चीज और बता देते हैं कि भैया मेरे पास ये है, ठीक, और इसको लिख दिया टू इक्विवेलेंट्स। कैसे लिख दिया? टू इक्विवेलेंट्स सोडियम, और यहां लिख दिया टू इक्विवेलेंट। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं यार, बट येट है ना, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए टू इक्विवेलेंट लिख दिया। अब बोला क्या? अब बेसिकली टू इक्विवेलेंट्स में हम ये एक एक बॉन्ड तोड़ते थे और आपस में दो रिंग्स को जोड़ते थे। अब बात ये है कि ये वाला तोड़ूं या ये वाला तोड़ूं। बेटा ब्रोमीन का बॉन्ड इजीली टूटेगा देन क्लोरीन। ब्रोमीन बड़ा होता है तो उसका बॉन्ड वीक होगा। तो आप सोडियम के साथ यहां से क्या निकालेंगे? ब्रोमीन, और प्रोडक्ट क्या बना देंगे? क्लोरीन, और क्लोरीन से ऐसे जुड़ा हुआ है। सिर्फ ये जानने के लिए कि हाँ जी ब्रोमीन आसानी से टूटता है, ऐसा करवा देते, जबकि आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सब मूर्खपंती है बेटा, ठीक। बट अगर कोई कर ही दे तो तुम जवाब दे सकते हो। मूर्खों का जवाब मूर्खता से ही देना चाहिए, वो हमने दे दिया। कल को आयोडीन लगा के दे देंगे तो क्या तोड़ोगे? आयोडीन। सबसे आसान टूटना आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फ्लोरीन टूटना सबसे मुश्किल। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन समझ में आया? वन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट्स का फेर समझ में आया? वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट अगर कभी लिख के दे दिया हो तो पता तो चल जाएगा, ठीक। सो दिस इज हाउ वुड्स रिएक्शन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन आर डन। तो हमने अकेला वुड्स रिएक्शन नहीं किया जैसे कि और लोगों ने किया। हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में पढ़ा, फिटिंग रिएक्शन में पढ़ा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन में पढ़ा, अल्मेन रिएक्शन भी पढ़ा, और इवन इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी पढ़ा। वन इक्विवेलेंट के साथ भी पढ़ा, टू इक्विवेलेंट के साथ भी पढ़ा, सेम हैलोजन के साथ भी पढ़ा, डिफरेंट हैलोजन के साथ भी पढ़ा। क्लियर जी? अब वुड्स रिएक्शन से जो एक लिमिटेशन थी कि ऑड नंबर वाले एल्केन हम नहीं बना सकते, है ना भाई, क्योंकि उससे मिक्सचर बन जाता था। पर सपने तो है ना हमारे ऑड नंबर एल्केन बनाने के भी, तो उनको सपनों को पूरा करने के लिए एक नए रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो ये था वुड्स रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। अब चलते हैं आगे। अब हम एक और रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड से ही बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? अल्काइल हैलाइड से, और नाम है रिएक्शन का कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है जी ना। कोरे हाउस रिएक्शन जो है ये अपने आप में एक तरह का मैकेनिज्म है, अपने आप में एक तरह का मैकेनिज्म है। इसलिए प्लीज पहले कॉपी छोड़ देना, पेन छोड़ देना, पहले समझ लेना, नहीं तो एक कभी जिंदगी में आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें बड़े सारे स्टेप्स हैं, तो मैं चाहता हूं ध्यान से समझ लें। देखो बेटे, बेसिकली कोरे हाउस रिएक्शन से हम ऑड नंबर कार्बन, इवन नंबर कार्बन किसी भी तरह का बना सकते हैं। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, सिमेट्रिकल इवन नंबर वाले, अनसिमेट्रिकल ऑड नंबर वाले, जिसको इक्वल पार्ट में नहीं काटा जा सकता, है ना जी। अब देखो बेटे, कोरे हाउस रिएक्शन में मान लो हमारी मन की चाहत है कि हम पेंटेन बनाएं। पेंटेन वुड्स रिएक्शन से बना नहीं था, दिल बहुत दुख रहा था, इसलिए हम चाह रहे कि पेंटेन बनाएं। और हमारे हाथ में पहले पकड़ा दिया इथाइल ब्रोमाइड। क्या पकड़ा दिया? इथाइल ब्रोमाइड। क्या होता है इथाइल ब्रोमाइड? C2H5Br होता है भाई, ठीक। अब कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हम इसको लिथियम से रिएक्ट करवाते हैं। किससे? लिथियम से, और वो भी दो लिथियम से। लिथियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, लैला मजनू। तो ये तो पक्का है कि एक LiBr तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब एक LiBr बाहर जाएगा तो एक Li बचा कि नहीं बचा? तो भाई वो किसके साथ जुड़ जाएगा? C2H5 के साथ। इसको सांत्वना देगा, कोई बात नहीं, लैला चले गई, मैं हूं, और LiBr। क्लियर जी? पहला स्टेप क्लियर है। इसमें हमने लिथियम का यूज करना है, ठीक। रिएक्शन स्लो होगा। अगर कोई और करते तो रिएक्शन फास्ट हो सकता था। सोडियम करते तब तो सीधे ही वुड्स रिएक्शन हो जाता है ना। तो उसी को रोकने के लिए कि वुड्स रिएक्शन ना हो,
तो हमने लिथियम डाला जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तभी यहां पे डाइमराइजेशन नहीं हुई अचानक से। समझ में आई बात? नहीं तो सोडियम के वैसे ही हो सकता था ना, इसमें कौन सी नई बात है। ऐसे भी तो हो सकता था लिथियम दोनों साइड रिएक्ट करके दे फटाफट LiBr दोनों पार्क में और वही वुड्स रिएक्शन बन जाता है। ठीक, हम यही तो चाहते कि वुड्स रिएक्शन ना हो, डाइमराइजेशन ना हो, इसलिए हमने लेस रिएक्टिव मेटल लिथियम को यूज कर लिया जिससे रिएक्शन स्लो होगा। ठीक जी, तो इस वजह से ये पहले एक हैलोजन बाहर जाएगा, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे रिएक्ट करवाएंगे कॉपर आयोडाइड के साथ। किसके साथ? ध्यान से देखना, बिल्कुल लिखना बाद में, समझ लेना पहले। यहां मैंने CuI इसके यहां रिएक्ट करवाया। ओह, Br नहीं थे भाई, हमारे पास क्या बचे थे यहां पर? यहां पे क्या बचे थे? यहां बचे थे Li। ठीक है जी, अब मैंने इसको कॉपर आयोडाइड का रिएक्ट करवाया। हालांकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, पर बेटा अभी इस हैलोजन को, इस मजनू को, ये लैला फिर दिखाई दे रही है ना भाई? लिथियम इज अ मेटल एंड आयोडीन इज अ नॉन मेटल, और कॉपर से ज्यादा अच्छा मेटल है लिथियम, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है ना भाई? तो लिथियम आयोडाइड पहले बाहर निकाल के रख दो, LiI, और बाकी ये सब कॉपर के सराहने बैठ के रोएंगे। मतलब C2H5 कॉपर के साथ जुड़ा हुआ, C2H5 कॉपर के साथ जुड़ा हुआ, ठीक, और रह गई लिथियम। लिथियम को बाहर शो कर देते भाई, ये पहले शो कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, Li 1 पॉजिटिव और यहां C2H5 Cu C2H5। बेटे इसका नेम जो होता है ना, वो हो गया लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। क्या नाम हुआ? लिथियम डाई अल्काइल। यहां इथाइल है ना, तो क्या लिख सकते हो? लिथियम डाई इथाइल। यहां इथाइल है तो इथाइल मिथाइल होता, तो मिथाइल जो भी ग्रुप होता, लिथियम डाई इथाइल क्यूपरेट, ये बना यहां पर भाई। बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? आगे समझ में। अब हमारे को बनाना था पेंटेन। हमारे को क्या बनाना था? पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन चाहिए थे? 5। यहां हमारे पास कितने कार्बन है भाई? 2। यहां पे भी 2 है, पर 7 जुड़े तो 2 है ना। अब आपको इन 2 के साथ 3 और जोड़ने हैं। तो आपने क्या किया, इसी को लिया, लिथियम डाई इथाइल C2H5Cu C2H5, ठीक, इसके साथ 3 कार्बन बढ़ाने थे, 3 कार्बन का हैलाइड ले लिया, 3 कार्बन का हैलाइड ले लिया, CH2 CH2Br। कोई भी हैलाइड ले सकते हैं। लिथियम की नजर तो गंदी इसी पे ही है कि नहीं? लिथियम और हैलोजन, तो ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा। और ये 3 कार्बन और ये वाले 2 कार्बन ये आपस में जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है जी, और बच क्या जाएगा? C2H5Cu। देखो बेटे, यहां बना हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, यानी 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, पेंटेन। साथ में रह गया CH2Cu। एक तो बेचारा इसका जुड़ा रहा कि नहीं? और पार्क में कौन बैठे हैं? गॉट इट? बन गया हमारे सपने पूरे। पेंटेन बन गया। मान लो प्रोपेन युग बनाना होता और हाथ में पकड़ा देते मिथाइल ब्रोमाइड, तो पहले मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किससे? लिथियम से। LiBr को बाहर निकाल के
लिथियम के साथ मिथाइल जोड़ देते हैं, मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम को रिएक्ट करवाते हैं किसका, कॉपर आयोडाइड का, 2 मॉलिक्यूल्स को। ठीक, लिथियम आयोडीन के साथ बाहर, और बाकी पार्ट जोड़ के लिख देते भाई। और फिर क्योंकि हमें प्रोपेन बनाना था, एक कार्बन तो हमें पहले से दिया गया था, 2 कार्बन वाला इथाइल ब्रोमाइड यहां लेते, लिथियम को ब्रोमाइड के साथ था, और एक ग्रुप को इसके साथ, एक कॉपर के साथ। बट इसका कोई मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूं, करवाया जा सकता मैकेनिज्म, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन। ठीक, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, एवं ही अपने दिमाग को खराब करने वाली बात है। जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी सर पूरे तफसील से कराएंगे, यहां जरूरत नहीं है हमारे को। इजी चीज है तो इजी तरीके से कर लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन समझ ना आया हो तो बताओ, आपको 2 बार रिपीट कर देता हूं। मैम कह रही है एक बार और रिपीट कर दो। ठीक, तो अपन एक बार और रिपीट करते हैं। मैम कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहती हो ये बताओ, कौन सा एल्केन आपको बहुत पसंद है वो बताओ, वो बना देते हैं। तो मैम को ब्यूटेन बहुत पसंद है, अब इन्होंने ब्यूटेन बनाना है, ठीक है, और यूज भी कोरेहाउस करना है, और मैंने इनके हाथ में पकड़ा दिया मिथाइल ब्रोमाइड। क्या पकड़ा दिया? मिथाइल ब्रोमाइड। अब बोला इससे ना ब्यूटेन बनाओ जी आप। ठीक, इथाइल भी पकड़ा सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम क्या करना था, लिथियम का रिएक्ट करना था, और हमारे पास क्या बनना था, CH3Li, साथ में LiBr। बोलो क्लियर यहां तक? अब अगली बात, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लेने थे और इसको कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना था। ठीक है भाई, 2 मॉलिक्यूल्स को, यहां से Li और हमारे पास CH3, मतलब Li तो बाहर ही लिख देते ना एक, और ब्रैकेट्स में CH3 Cu CH3 लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट बना दिया। क्लियर जी? और साथ में बाहर क्या आई, Li आई। अब आपका एक कार्बन है, पसंद आपको ब्यूटेन है, कितने कार्बन और चाहिए? 3, है ना? 1 + 3 4 होते हैं ना, तो 3 कार्बन का क्या लेंगे, हलाइड। तो ले लो ना यार, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, लिथियम की बुरी नजर हैलोजन पे, तो एक बार का निकला LiBr, और CH3 के साथ ये जुड़ गया, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, और साथ में क्या रह गया, मिथाइल कॉपर। बोलो क्लियर? तो कोरेहाउस रिएक्शन अच्छे से समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट भी खोल देते हैं जनाब, ये लो। सो ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे, यस और नो? थैंक यू। तो सभी को कोरेहाउस रिएक्शन आ गया। अल्काइल हैलाइड से हमने बना के देखा किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक, आगे चलें। अभी लिख लिया बच्चों? लिख लो लिख लो लिख लो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करो। समझ में आ रहा है बेटे? अगर मैं इसके मैकेनिज्म थ्रू करवाता थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन ज्यादा हो जाती, आपको बताना पड़ता कहाँ रिडॉक्स रिएक्शन, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही, कहाँ रिडक्शन हो रही, क्यों हो रही है। ठीक, इतना लंबा क्यों जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं है, कोई परेशानी है नहीं है। ठीक, जो बॉन्ड यहाँ है वही यहीं से टूट करके दूसरे के साथ जुड़ना है, तो फिर क्यों परेशानी लेनी है आपने। चले जी आगे। अगला हम प्रेपरेशन कर रहे हैं एल्केन्स की। प्रेपरेशन किसकी कर रहे हैं? एल्केन्स की। पर वो है कि हम भटक जाते हैं,
हम मॉडिफिकेशंस भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट को एक बारी में इकट्ठा समझ लेना है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम अल्काइंस। फ्रॉम अल्काइंस, और ये भी बहुत ध्यान से समझ लेना है। अल्काइन से एल्केन बनाने की कर रहे हैं हम लोग कोशिश। क्या होता है अल्काइन बेटा? अल्काइन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट-टू-आइन। क्या बोलेंगे? ब्यूट-टू-आइन, है ना? मैंने कहा तुम्हारी कॉपी पे मेरे को नीचे नाम लिखे हुए जरूर चाहिए, ठीक? मैं लिखूं नहीं लिखूं मेरे को सब माफ है, ठीक? तो ब्यूट-टू-आइन, ऐसा नहीं कि ब्यूट-टू-आइन ही, कोई भी अल्काइन ले सकते हैं यार, दुनिया का कोई भी अल्काइन। एसिटिलीन ले लो मेरी बला से, ब्यूट-टू-आइन ले लो, ब्यूट-1-आइन ले लो, कोई भी अल्काइन ले लो। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। रैनी निकल। नाउ व्हाट द हेल इज रैनी निकल? रैनी निकल क्या होता है बेटा? रैनी निकल इज अ हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल है। कैसे एक्टिवेट करते हैं बेटा? हम क्या करते हैं, निकल और एल्युमिनियम का एलॉय लेते हैं। किसका? निकल और एल्युमिनियम, ये दो चीजों का एलॉय ले लेते हैं। एलॉय समझते हैं ना? तो निकल और एल्युमिनियम का एलॉय ले लेते हैं, उसके ऊपर से NaOH को पास करवाते हैं। किसको पास करवाते हैं? NaOH को पास करवाते हैं। NaOH एल्युमिनियम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। NaOH एल्युमिनियम को डिसॉल्व कर देता है। एल्युमिनियम विल रिएक्ट विद NaOH बट निकल विल नॉट। निकल काफी अनरिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम रिएक्ट कर जाएगा, निकल रह जाएगा। अब जहां जहां से एल्युमिनियम निकलेगा, क्या वहां पे छेद बन जाएंगे कि नहीं? जहां जहां से एल्युमिनियम बाहर निकला निकल में से, वहां छेद बन जाएंगे कि नहीं? सो निकल बिकम पोरस। निकल बिकम पोरस। फिर हम उसके पीस कर देते हैं और टुकड़े कर देते हैं, पोरस निकल के टुकड़े। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो पहले तो हमने पोरस बना के सरफेस एरिया बढ़ाया, और फिर उसको तोड़ करके सरफेस एरिया और बढ़ा दिया। तो भाई क्या हुआ? रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया, जो कि स्लो होना था उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड निकल और रैनी निकल। पीसेस ऑफ पोरस निकल। क्या है? पीसेस ऑफ पोरस निकल, रैनी निकल। अब काके सिंपल है, हमारे पास ये एक रैनी निकल का पीस है, इसके ऊपर हाइड्रोजन चढ़ी हुई है, एडजॉर्ब्ड। क्या है? एडजॉर्ब्ड, है ना भाई? तो यहां से H यहां और ये वाला H यहां, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो जाएगी कि नहीं होगी? है ना जी? उससे हमारे पास पहले स्टेप पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट स्टेप पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H। बोलो क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आती है बेटा? सबसे पहली बात तो समझो, जब भी कभी कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन लिया जाता है, इट इज सिस एडिशन। ये कैसी है? सिस एडिशन। हाइड्रोजन एक ही फेस पे लगेगी, इट इज द सिस एडिशन। हाइड्रोजन की सिस एडिशन है, ठीक? यानी हाइड्रोजन एक ही फेस पे। क्यों बेटा? अरे सिंपल बात है, हाइड्रोजन इसके ऊपर चढ़ हुई है, एक यहां से यहीं से अटैक करेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि एक यहां से अटैक करे, एक जंप मार के ऊपर से अटैक करे। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक ही फेस से अटैक कर सकती है ना भाई। जब एक ही फेस पे चढ़ी हुई तो वहीं से अटैक करेगी ना, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह लगेंगे, इसलिए सिस एल्कीन बनेगा। इसीलिए इसको सिस एडिशन बोल रहा हूं मैं। पर ये रिएक्शन यहां रुकेगा थोड़ी,
निकल इज हाईली एक्टिवेटेड, और हाइड्रोजन और भी है, तो भैया निकल हाइड्रोजन के साथ यहां पे फिर ऐड हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एल्कीन। लो जी, ब्यूटाइन से शुरू किया, ब्यूटेन मिल गया। हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज? रिडक्शन। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. सो दिस इज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज निकल, कैटालिटिक रिडक्शन. इसका प्यारा सा नाम है साबाटेर-सेंडेरेंस रिडक्शन. साबाटेर-सेंडेरेंस रिडक्शन. बेटा हिंदुस्तान में रिसर्च बहुत कम है ना, इसलिए जब तक आप कुछ कर नहीं पाते हो ना हिंदुस्तान के लिए, रिसर्च में कुछ कर नहीं पाते हो, तब तक आदत डाल लो ऐसे नाम पढ़ने की. अगर चाहते हो कि कोई ऐसा रिएक्शन भी हो, राधे श्याम रिएक्शन, संता सिंह रिएक्शन, इकबाल वसीम रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन भी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदुस्तान में रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना भाई, जो होती नहीं है यहाँ पे, है ना. आपके प्रैक्टिकल हुए +1 के? कोई प्रैक्टिकल करवाया गया? कोई नहीं करवाया गया. सिर्फ क्या, कॉपी पे चेपा मारो और वही जाके सुना दो. तो जब आपको सिर्फ रिटर्न कर दो बस. तो जब आपको स्कूल लेवल पे ही आपको आदत नहीं डाली जाती प्रैक्टिकल स्टडीज की, आपका इंटरेस्ट रिसर्च में कैसे जाएगा भाई? और जब तक रिसर्च में नहीं जाएगा तो बेटे रिसर्च आगे जाएगी कैसे? हमारे यहाँ बहुत पीएचडी करते हैं लोग, ठीक. पीएचडी में क्या होता है, हमें एक नई चीज खुद करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है एक नई चीज पे. पर मजे की बात है बेटा, वो पुरानी रिसर्चेस को ही करते हैं हम. हिंदुस्तान में वही होता है, बस रिसर्च को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, एक नया बना दिया. वो कहते हैं ना जुगाड़, ठीक, वो चलता है ना यहाँ पर. हालांकि आई एम अ प्राउड हिंदुस्तानी, पर इस बात का दुख जरूर है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च को तवज्जो दी नहीं जाती. बच्चों को बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बस. कोई अगर उसमें नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है पढ़ाई में, तो सीए बन जाओ, ठीक. हालांकि वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो बाद में पता चलता है कि सीए बन ही नहीं रहे, ठीक. फिर कुछ नहीं कर पाया बंदा, तू आईएएस करियो, है ना. मेडिकल क्लियर हुआ नहीं, पीएमटी क्लियर हुई नहीं, आईएएस करियो. कुछ लोग बन भी जाते हैं, ठीक, चुनिंदा. पर कोई, मेरे को लगता कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि बेटा रिसर्च में जाना है यार, कुछ अच्छा करके दिखाना, कुछ नई चीज करना. अगर ऐसा होता तो ऐसे से नाम नहीं पढ़ने पड़ते, साबाटेर सेंडेरेंस रिडक्शन नहीं पढ़ना पड़ता. पूरी साइंस में ले दे के एक जो नाम आता है, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना. या फिर हरगोविंद सिंह खुराना का कुछ थोड़ा बहुत काम है, और वो भी तब जब वो यूएसए का सिटीजन था. हिंदुस्तान में तो पूछ नहीं हुई. यहां रिसर्च को कोई तवज्जो ही नहीं है. इसलिए आदत डालो बच्चों, या तो नाम रटो, बड़े बड़े नाम, और या फिर कुछ करके दिखाओ, ठीक. अगर कुछ करके दिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. आने वाली पीढ़ियां कुछ सिंपल नाम भी पढ़ सकेंगी जो हमारी कंट्री के होंगे, है ना जी. स्नेहाज रिएक्शन, ठीक, भाविकाज रिएक्शन, सान्याज रिएक्शन, उत्कर्ष रिएक्शन, है ना भाई, है ना, उज्जयंत रिएक्शन, इस तरह के कई नाम, अश्विनी रिएक्शन, है ना. ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे अगर रिसर्च में जाते हैं. बट चलो, आई एम नॉट, अभी तुम्हारा गोल से मैं बिल्कुल नहीं. रिसर्च आफ्टर आपके पीएमटीज भी हो सकती है. ऐसा नहीं कि मेडिकल फील्ड में रिसर्च नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. आप डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी में रिसर्च करें, ठीक. वो जरूरी थोड़ी है कि पेट में दर्द हो तो बरालगनी देनी है हमेशा. कुछ नया भी तो हो सकता है अगर आपने रिसर्च की हो.
ठीक, और इंजीनियरिंग के बाद भी रिसर्च हो सकती है ना भाई, होती है। तो कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, है ना, देश का भविष्य तुम लोग। तो अगर कुछ कर पाओगे तो बढ़िया, हमने अपना टाइम खो दिया। ठीक, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था ना। अभी मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था, सो आई वेस्टेड माई टैलेंट। सो आई डोंट वांट कि आप लोग अपना टैलेंट वेस्ट करें। डोंट स्टॉप एट एनी पर्टिकुलर जंक्चर। बेटा मेरे लाइफ का एक रूल रहा है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला भी है, और बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज भी किया है, और कई सारे बच्चे इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं सिवाय मेरे। ठीक, मेरा रूल जरूर रहा है, पर मैंने कुछ हाइट्स अचीव की हैं डेफिनेटली। मैं जहां से निकला हूं, जहां तक पहुंचा हूं, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई नो जिस जगह से मैं उठा हूं और जहां पहुंचा हूं, आई नो देयर दैट इज नॉट अ मीन जोक जो मैं पहुंच चुका हूं जहां तक। ठीक, बट एक सिंपल सा थॉट है मेरा, ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। क्या बोला? ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। मतलब समझते हो इसका? एक गोल बनाया हमने कि हम इस गोल को अचीव करेंगे, तो मैंने उसको सेटिस्फाई, उस गोल को अचीव करने के लिए अपना दिन रात झोंक दिया। जब मैं उस गोल पे पहुंचा तो आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। मुझे लगेगा कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया, इसका मतलब दिस वाज अ मीगर गोल, आई हैव टू एम हायर। तो मैंने अपना गोल फिर बढ़ा दिया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब मैंने उस गोल का पीछा किया, वहां तक पहुंचा। वहां तक पहुंचने के बाद मेरे को समझ में आया, यार दिस आई ऑलरेडी अचीव नाउ, सो दिस इज अगेन अ मीगर गोल, सेट सम न्यू बाउंड्रीज, अगेन अ गोल इज हायर। तो ऐसे गोल सेट करते चले जाएंगे, पर सेटिस्फाई नहीं होंगे अंटिल यू फील कंटेंट। मेरी एक बच्ची ने मेरे को मैसेज भेजा कि सर मैं आपके रूल को कब से फॉलो कर रही हूं, वो यूएसए में डॉक्टर है इस समय। पर अब मुझे लगता है कि कभी तो लाइफ में बंदे को रेस्ट मिलना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, व्हेन यू फील कंटेंट, व्हेन यू फील कि अब बस इससे आगे मुझे जाना ही नहीं है, स्टॉप देयर। हाँ, अगर किसी को बनना ही यूएसए का प्रेसिडेंट है तो बेटा उसके लिए तो ऑब्वियसली, उसके लिए तो कोई गोल छोटा मतलब है ही नहीं बड़ा, वो उससे ऊपर उससे ऊपर से उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर अगर मैं कंटेंट हूं एक अच्छा डॉक्टर बन के, तो मैं उसके बाद कुछ नहीं करना चाहता हूं। तो वहां आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को स्टॉप कर सकते, वेयर यू फील कंटेंट। ठीक, कंटेंटमेंट अंदर से आती है बेटा। एक होता है कॉम्प्रोमाइज और एक होता है कंटेंटमेंट। कई बार हम अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करते, बस यही, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। मन बोल रहा होता है कि इससे ऊपर तक जाने की औकात नहीं है ना? वो कंटेंटमेंट नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज है। कंटेंटमेंट ये है जब मन भी अंदर से बोल रहा हो कि आई अचीव व्हाट आई वांट, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट। जैसे मैं कंटेंट हूं बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू डू दैट। मुझे कभी भी हजारों स्टूडेंट नहीं पढ़ाने थे, और मुझे अच्छा पढ़ाना था, बस मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेटली उसमें मेरी बार्स डे एयर बाय एयर बढ़ती जाती हैं। मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश जरूर करता रहता हूं। ठीक, बट हाँ ठीक है, मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम्हारी अपनी दुनिया, अपनी सोच है। तो अगर ये रूल दिमाग में रखोगे ना, ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड नेवर बी सेटिस्फाइड, तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करोगे लाइफ में, वेयर यू विल फील कंटेंट। क्योंकि मनुष्य बाय नेचर इज ग्रीडी। अगर मेरे पास आज 100 रुपए होंगे ना, तो मेरे को लालसा ये होगी कि क्यों ना 1000 हो जाए। अगर 1000 रुपए होंगे ना, तो लालसा ये होगी यार लाख क्यों नहीं होते। लाख हो जाएंगे, मैं सोचूंगा यार 1 करोड़ हो जाएंगे, उसके बाद छोड़ दूंगा। 1 करोड़ होंगे तो मैं सोचूंगा 100 करोड़ होंगे ना, तब छोड़ दूंगा। नेवर एंडिंग है ना। बाय नेचर वी आर ग्रीडी, ह्यूमन बीइंग्स आर बाय नेचर ग्रीडी। तो कंटेंटमेंट आती है किसी किसी की लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में नहीं भी आती है। ठीक, अब
बिल गेट्स की लाइफ में एक जगह पे आकर के कंटेंटमेंट आई तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी आधी से ज्यादा दान कर दी, ठीक। नाउ ही इज कंटेंट विद व्हाट ही हैव, व्हाट ही डू, है ना भाई। दिस इज कंटेंटमेंट, दिस इज कंटेंटमेंट। एंड ही अचीव्ड समथिंग कि आज आप में से सभी बंदे को, सभी बच्चे को बिल गेट्स का नाम पता है। सो दिस इज द गोल यू शुड हैव, कि कम से कम मरने से पहले 10,000 लोग आपको जानते तो हो, कम से कम, ठीक। तो ये गोल तो होना चाहिए मन में कि हाँ जी हम डॉक्टर बन गए, मल्ले में दूसरा बंदा नहीं जानता है ना। और अपने पड़ोसी बोल रहा है इसके पास मत जाना, नीम हकीम खतरा है जान, क्या फायदा है इसमें। चलिए एनी हाउ, सावाटेर सेंडेरन रिडक्शन समझ में आया। सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इस रिएक्शन को हम हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। Now why it is called as hardening of vegetable oils? बेटे देखो, हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल इसको इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स मतलब जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, कॉटन सीड ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल्स है ना सारे, ये सारे एल्कीन्स होते हैं, ओलिफिन्स, सारे क्या होते हैं, एल्कीन्स। और हम इसी तरह से निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक। 575 केल्विन पे हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, चेंज इनटू सैचुरेटेड फैट्स, दैट इज वनस्पति घी। किसका पति घी? वनस्पति घी, ठीक। जिसको लोग डालडा बोलते थे, डालता तो एक कंपनी है, ठीक। इट कैन बी रथ वनस्पति ऑल्सो, ठीक। तो कहने का मतलब हमने अनसैचुरेटेड ऑयल से सैचुरेटेड फैट बना लिया। बेटा कहते केमिस्ट्री पढ़ने या पढ़ाने वाला कभी भूखा नहीं मरता, है ना। कुछ नहीं कर पाओगे तो कम से कम घी की कंपनी तो खोल सकते हो, है ना। तरीका आ गया बनाने का। तो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए इसको हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं, कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का बनाना, ठीक। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन की एडिशन। हमने की ना हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन, बोलो क्लियर। पर ना यार मेरे मन में ना एक थोड़ी सी चिंता है, क्या है कि मैं चाहता हूं मैं एल्कीन तक रुक जाऊं, मैं एल्केन ना बनाऊं। मेरा मन है एल्केन नहीं बनाना है, प्रेपरेशन भले ही हम एल्केन तक कर रहे हैं, है ना, वो एल्केन की प्रेपरेशन है। पर अब एक सपना और है मेरे मन में कि एल्कीन तक कैसे रुकूं, ठीक। तो एल्कीन, हालांकि वो एल्कीन की प्रेपरेशन में होना चाहिए था, पर मैं यही इस रिएक्शन को लेकर के क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको आसान हो समझना। देखो बेटे, अगर मुझे एल्कीन तक रुकना होगा तो मुझे इस कैटलिस्ट को पॉइजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉइजन करना पड़ेगा। पॉइजन मतलब एक स्टेप तक रोकना पड़ेगा, है ना भाई। जैसे इसने रिडक्शन की वैसे इसकी मुंडी में रोड़ दी, यानी जैसे इसने पहली रिडक्शन की वहीं पर रिएक्शन स्टॉप कर दिया। तो बेटा पॉइजन कैटलिस्ट, इसकी जगह हम यूज करते हैं, एक होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या होता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। सुनना ध्यान से बेटा। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल, प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल पॉइजनड बाय सल्फर और क्यूनोलिन, सल्फर और क्यूनोलिन और बॉइलिंग जाइलिन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, हम प्लेडियम के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवा लेते हैं। प्लेडियम सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब करता है, इसकी एड्सॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा है बेटा। एड्सॉर्प्शन को ऑक्लूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। तो इसकी ऑक्लूजन सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गई। अब जैसे इसका रिएक्शन किया, हाइड्रोजन उतरी, जो बेरियम सल्फेट है ना, वो फटाफट से रिएक्ट किया,
और उसने प्लेडियम सल्फेट बना दिया, पॉइजनिंग हो गई, फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। पर ये टेम्परेरी होती है। उसका परमानेंट गला घोटने के लिए हमने सल्फर डाल दिया या क्यूनोलिन डाल दी कि सल्फाइड बन जाए, ठीक, ऊपर एक परत चढ़ जाए, फर्दर एडिशन हाइड्रोजन की ना हो पाए इसके ऊपर और फर्दर रिएक्शन रुक जाए। तो ये पॉइजन कैटलिस्ट है। ये कैसा है? पॉइजन कैटलिस्ट। बेटे इसको ना कई बार प्यार से ऐसे भी लिख देते हैं, पैलेडियम एंड कार्बन एक ही बात है। कार्बन भी किस लिए यूज होता है? पॉइजनिंग के लिए, कार्बाइड बनाने के लिए। तो अगर ध्यान से सुनना यहां स्नेहा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मैंने इसमें लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज कर दिया, प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन और बॉइलिंग जाइलीन। हाइड्रोजन तो लेनी ही लेनी है, तो ये रिएक्शन एल्कीन तक रुक जाएगा। कहां तक रुक जाएगा? एल्कीन तक। बेटा एल्कीन तक रुकेगा, लेकिन यहां पे एल्कीन कौन सी बनेगी? सिज एल्कीन। कैसी बनेगी? सिज एल्कीन। क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये सिज एडिशन है। कैटालिटिक एडिशन कैसी होती है? सिज। कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन चढ़ाया, एक ही फेज से चढ़ेगा ना, तो ये सिज एल्कीन बना, ठीक। तो अगर एल्कीन तक रोकना है तो प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल, दैट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज हम करते हैं। पर सपना तो ट्रांस का भी था, यहां तो सिज ही बना है, और यहां ट्रांस बन भी नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन एक ही फेज से आएगी। तो ट्रांस कैसे बनाऊं? दुख है ना। देखो बेटे, नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन, ध्यान से सुनना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। क्या अमोनिया के हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं? आपको 4 तरह के एसिडिक हाइड्रोजन सर ने बताए थे। फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये 4। क्या यहां हाइड्रोजन जुड़ा है भाई नाइट्रोजन से? क्या ये एसिडिक होगा? होगा। और मेटल का काम क्या होता है? मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाता है। मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाता है, ठीक। आज एक बच्चे ने, आर्यन ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था यही वाला, ठीक, कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से क्या होगा। बेटे एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, कंडक्टिंग, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, और हाइड्रोजन बार रिलीव होगा तो NaNH2 बनेगा, और यहां बनेगी नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बनेगी? नेसेंट हाइड्रोजन। समझ में आई? नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, इजंट इट? तो ये इसका रिएक्ट करेगी। अब बेटा देखो, यहां सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी, क्योंकि अब तो चढ़ा नहीं है ना किसी के ऊपर। नेसेंट हाइड्रोजन तो कल्ला घूम रहा है, तो किसी भी फेज से अटैक कर सकता है। तो यहां सिस भी बन सकता था, ट्रांस भी बन सकता था ना। पर क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, पढ़े हो ना, तो ट्रांस का प्रोडक्ट क्या बनेगा? ज्यादा। इसलिए इस केस में हम क्या बना देंगे? ट्रांस एल्कीन। क्या बना देंगे? ट्रांस एल्कीन, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन में वो मजबूरी नहीं है। कैटालिटिक में तो कैटलिस्ट के ऊपर हाइड्रोजन चढ़ा है तो एक ही फेज से आना है, मजबूरी है, एक ही फेज पे जड़ेगा। पर नेसेंट हाइड्रोजन एक फेज पे नहीं जुड़ेगा, कहीं पे भी जुड़ सकता है, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल, इसलिए ट्रांस का प्रोडक्ट ज्यादा, ये ट्रांस बनाएगा। बेटा इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। तो बेटे अगर एल्कीन तक चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर एल्कीन तक चाहते हो तो लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट लेनी है। क्या? लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट, लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट लेनी है। यानी लिंडलार्स कैटलिस्ट गिव अस सिस फॉर्म एंड बर्च रिडक्शन गिव्स अस ट्रांस फॉर्म। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मुझे एल्कीन तक लाना है तो लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट LCBT ये लेना है। LCBT, लोकल चलने वाली बस
ट्रांसपोर्ट, ठीक। उससे हम एल्कीन तक पहुंचेंगे। और एल का मतलब लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या? प्लेडियम बेरियम सल्फेट कपल पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन। और लिंडलार्स कैटलिस्ट गिव अस सिस फॉर्म, बर्च रिडक्शन गिव्स अस ट्रांसफॉर्म। तो अगर एल्कीन तक रुकना है तो लोकल बस लेनी है, अगर एल्काइन तक रुकना है तो इंटरस्टेट ले सकते हैं, है ना भाई। तो यहां हमने लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, और लोकल वाले ने सिस तक पहुंचा देना, यानी लिंडलार्स कैटलिस्ट ने सिस तक पहुंचा देना है, और बस ने ट्रांस तक पहुंचा देना है, यानी बर्च रिडक्शन गिव्स ट्रांसफॉर्म। बशर्ते ये याद रहे कि लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है और बर्च रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बेटा बर्च रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बेटे सोडियम की जगह लिथियम भी यूज हो सकता है यार, कोई भी अल्कली मेटल यूज हो सकता है, मेटल नहीं हाइड्रोजन लिबरेट करना है ना भाई। आपको पता है यहां हुआ क्या, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हम यहां पे लिथियम रखते तब भी होता, पर उससे रिएक्शन स्लो हो जाता, रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता, लिथियम थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता भाई, है ना। पोटाशियम लेते तो फोटो पे हार चढ़ जाता और भी क्विक हो जाता, क्योंकि पोटाशियम तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहां पे अगर लिक्विड अमोनिया में सोडियम लिखा हो, लिथियम लिखा हो, पोटाशियम लिखा हुआ पाओगे नहीं, ठीक। मतलब वही है कि एस ब्लॉक का कोई मेटल विद लिक्विड अमोनिया, वो बर्च रिडक्शन है और वो ट्रांस एल्कीन तक रोकेगा। ये साबाटेर सेंडेरिन रिडक्शन के बीच में मैंने एक बात बताई तुम्हें, साबाटेर सेंडेरिन रिडक्शन जो है वो तो हमें कहां तक लेके जाता है बेटा, वो हमें एल्केन तक, वो एल्कीन तक नहीं रोकता है, क्योंकि निकल तो बहुत रिएक्टिव हो जाएगा, निकल रैनी निकल बोला ना, हाईली रिएक्टिव फॉर्म, तो उसमें हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा रहेगी, एंड तक एल्केन तक इसको पॉइजन तो किया नहीं, बट लिंडलार्स कैटलिस्ट में हमने इसको पॉइजन किया है बच्चे, ठीक। तो एल्कीन तक रुक गया, और इसमें वैसे ही अमोनिया का हाइड्रोजन एसिडिक तो है, पर इतना ज्यादा तो नहीं है ना यार, तो इससे हाइड्रोजन थोड़े कम मिलते हैं, इस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए एल्कीन से आगे नहीं जाता। बोलो क्लियर? तो आज जो भी पढ़ा एक बार फटाफट से दिमाग में लाते हैं, कॉपी नहीं देखेंगे, दिमाग में लाएंगे सिर्फ। हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन एंड मॉडिफिकेशन। वुड्स रिएक्शन क्या था? 2 अल्काइल हाइड्राइड विद सोडियम, ठीक। डाइमराइजेशन वुड्स रिएक्शन। लिमिटेशन, मीथेन नहीं बनता। दूसरी बात कि हमारे पास ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन नहीं बनाते, क्योंकि उससे मिक्सचर बन जाता है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। और टर्शरी ग्रुप वाले दो आपस में नहीं जोड़ पाते, तो उस तरह का एल्केन नहीं बनाते जिसमें दोनों ही टर्शरी ग्रुप हो, ठीक। क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है, और वहां पे टर्शरी हैलाइड का यूज करना पड़ता है। टर्शरी हैलाइड मोर प्रोन टुवर्ड्स एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, वहां एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाते हैं। क्लियर? इसलिए टर्शरी हैलाइड वुड्स रिएक्शन में यूज नहीं होते। वुड्स रिएक्शन के बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड, क्या बना? वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोनों साइड अराइल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन। सोडियम की जगह जिंक, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और कॉपर आयोडाइड का कॉपर, मतलब सॉरी बेंजीन आयोडाइड का कॉपर, अल्मैन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन विद वन इक्विवेलेंट गिव्स बाइसाइक्लो, टू इक्विवेलेंट गिव्स टरसाइक्लो कंपाउंड, यानी मतलब साइकिल से साइकिल जुड़ा हुआ। क्लियर? उसके बाद आपने पढ़ा मेरे साथ कोरे हाउस रिएक्शन। पहले अल्काइल हैलाइड को लिथियम से रिएक्ट करवाया, उसका बना अल्काइल लिथियम, फिर कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट बनाया, और फिर डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन का हैलाइड लेकर के उसका जोड़ दिया, जिससे हमारे पास क्या बना? अल्काइल कॉपर अल्केन प्लस लिथियम हैलाइड लास्ट में, दैट इज कोरे हाउस रिएक्शन। उससे ऑड नंबर इवन नंबर वाले सारे बनते थे। फिर हमने अल्काइन से किया सावाटेर सेंडेरिन रिडक्शन, दैट इज अल्काइन पे या एल्कीन पे हमने निकल, रैनी निकल और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, रिएक्शन एल्केन तक रुका जाके। इसमें सिज हाइड्रोजनेशन होती, सिज जगह पे हाइड्रोजन ऐड होती, पर रिएक्शन एल्कीन तक नहीं रुकता। एल्कीन तक रोकने के लिए हमने लिंडलार्स कैटलिस्ट की मदद ली, जो कि एक पॉइजन कैटलिस्ट था, जिसने वन स्टेप पे ही रिएक्शन को रोक के सिज एल्कीन बनाया। पर सबने ट्रांस एल्कीन के पूरे करने के लिए बर्च रिडक्शन यूज किया। बर्च रिडक्शन में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और उससे ट्रांस एल्कीन बना। हमने बोला एल्कीन तक रोकने के लिए हम यूज करते हैं लोकल चलने वाली बस ट्रांसपोर्ट, दैट इज LCBT। तो Lindlar's catalyst gives cis form, Birch reduction gives transform. Thanks a lot for today.